हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका वेलकम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में। मैं ललित यादव आप सभी को एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की क्लास में आपका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट या हर सेकंड स्टूडेंट अपनी लाइफ में यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के टाइम में करता है। ऐसी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो सकती है और बेहतर तरीके से हो सकती है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहूँगा। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, नेट किया है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। आप मेरा सारा वर्क देख सकते हैं। ललित यादव की पाठशाला एनजीओ है मेरा, जो अगर आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर मैं ललित यादव की पाठशाला के नाम से अवेलेबल रहूँगा, मिलूँगा। तो उसको आप ज़रूर जा करके फॉलो करना। बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें आपको मिलेंगी कि कैसे सोसाइटी में आप पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। कुछ बच्चे हैं जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं अपने आप से खुद के ऊपर उनकी टेक केयर करने के लिए उठाता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरी किसी भी क्लासेस का, या लिंक चाहिए अगर मेरी क्लासेस का, नोटिफिकेशन चाहिए, फ्री क्लासेस चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। मैं भी अवेलेबल हूं। अनलिमिटेड क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ। कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट मटेरियल आपको वहां पर मिल जाता है। आपको उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको टच करना होगा। फिर आपके सामने कोर्स डिटेल्स आ जाएंगे। तो आप अपनी चॉइस से जीएस का कोर्स या आइकॉनिक कोर्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है जीएस का। कभी भी कोर्स ज्वाइन करें तो ट्राई करना कि 1 ईयर से कम नहीं ज्वाइन करना। मैक्सिमम 3 ईयर तक का कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पर, अगर आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 या 3 ईयर का कोर्स ज्वाइन करना। अब इस फीस में आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो 10% डिस्काउंट आपको मैं दिलवा सकता हूं। क्यों, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे कोर्स सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक रेफरल कोड आपको अप्लाई करना होगा। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं LYLIVE। इसको अप्लाई करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स में। अनअकैडमी पर जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं वो 10% डिस्काउंट आपको यहां से मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच मिलता है अनअकैडमी की तरफ से, और डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आने का चांस ज़्यादा रहता है। वो भी आप 10% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड में LYLIVE अप्लाई करना है। ऑप्शनल कोर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो सेपरेटली ओनली ऑप्शनल भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आपको LYLIVE ये कोड अप्लाई करना होगा, 10% डिस्काउंट, और प्रॉपर मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। कॉम्बो कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आइकॉनिक और प्लस, या प्लस और प्लस ऑप्शनल के साथ। जीएस और ऑप्शनल दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE, इससे 10% डिस्काउंट यहां पर भी हो जाएगा। 2021 के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में ही। और 22-23 के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम है। LYLIVE कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक की फीस 25 तारीख से बढ़ जाएगी। ये मेरे कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसके साथ साथ बाकी जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस जो हैं आपको वहाँ पर स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगी। रेफरल कोड में याद रखना है LYLIVE। और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज आज की जानते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को वो एकदम लास्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं। एक आइडियल सिनेरियो क्या होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का, कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। खास करके जो स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट अगर एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं बाकियों के मुकाबले। एग्जाम्पल आप सबके सामने है। टीना डाबी, अक्षत जैन, सफीन हसन, जितने भी यंग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं
उन सभी ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अर्ली टाइम में, यानी कि स्कूल के टाइम से 11th 12th या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। और उसी का रिजल्ट रहा कि उन्होंने कंप्लीट सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया। क्योंकि दोस्त याद रखना है कि यूपीएससी सीएससी की सिलेबस को पहली बार जब आप स्टडी करोगे तो आपको 1 to 1.5 ईयर मिनिमम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, और एग्जाम पास करने के लिए आपको कम से कम 6-7 बार आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके लिए आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली मिस्टेक जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि स्टार्टिंग योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन लेट इज ए ग्रेव मिस्टेक। बहुत लेट करते हैं, ऐसे आलसी की तरह, जैसे ये बहुत लेट खाना वगैरह इसको ढूंढना होता है, जैसे बर्फीला भालू जिसको हम बोलते हैं। वहां पर आप देखोगे आइस बियर और ये जो होते हैं बहुत लेट लतीफी से काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, सोचते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और मैक्सिमम टेंडेंसी मैंने यही देखी है स्टूडेंट्स में, सब वेट करते हैं यार अभी तो ग्रेजुएशन में ही हैं, अभी नहीं करते। सपना है, ड्रीम है कि आईएएस बनना है, आईएएस बन करके पावर चाहिए, कुछ को लोगों की सर्विस हेल्प करनी है, किसी को उसका जो स्टेटस है वो उसको पसंद है, बनना है, सपना है, एक ड्रीम है। लेकिन प्रिपरेशन कब करेंगे? अभी नहीं। यार अभी तो मैं ग्रेजुएशन में ही हूं, अभी तो मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा इत्तू सा बच्चा हूं, अभी तो थोड़ा बड़ा होते हैं फिर तैयारी करेंगे। और इसी में ही टाइम निकल जाता है और उसी में आपके काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और बाद में फिर कंडीशंस वो नहीं हो पाती जो आप कॉलेज में आपके पास रहती हैं। कॉलेज और स्कूल में आपके ऊपर मेंटल बर्डन थोड़ा कम रहता है, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर बहुत कम रहता है। लेकिन जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो उसके बाद फैमिली का प्रेशर भी आना स्टार्ट होता है, जॉब का प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और एग्जाम की प्रिपरेशन में ग्रेजुएशन के बाद फिर से एक्स्ट्रा फिर 2 साल आप और देते हैं, तो उसमें टाइम जो है वो निकलता चला जाता है, और ऐसे में कई बार फ्रस्ट्रेशन आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी लेट स्टार्ट नहीं करना। जब आपको लगे आपने ड्रीम बना लिया, आपने ठान लिया कि हाँ मेरे को सिविल सर्विसेज क्लियर करनी है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, उसी दिन से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे बेटर टाइम है अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या स्कूल के 12th क्लास में हैं, तो वो सबसे बढ़िया टाइम है, वहां पर आपको तैयारी करनी है। सेकंड मिस्टेक जो है, जो लगभग हर स्टूडेंट में देखने को मिलती है, वो होता है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एग्जाम पैटर्न। अब वो बनना चाहते हैं आईएएस आईपीएस, लेकिन एग्जाम के पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं होती है, और क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी है यूपीएससी सीएससी का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक तो 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। ऐसे में प्रीलिम्स, मेंस और के जो प्रोसेस है उसमें भी मल्टीपल टाइप के सब्जेक्ट्स को आपको स्टडी करना है, उनको पढ़ना है, और उनकी अप्रोच भी अलग अलग डिफरेंट टाइप से होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि वो सेम चीज पढ़ करके, जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज की जो बुक पढ़ी है उन्हीं को पढ़ करके वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि जब सिलेबस देखते हैं तो उनको सुनने में आता है, देखने में आता है, सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो लगेगा अरे वाह ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, चलो फिर वो बुक पढ़ करके हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन वो डिटेल में उसके पैटर्न को समझेंगे नहीं। एग्जाम का जो पैटर्न है उसको ये नहीं समझ पाते हैं कि हर सब्जेक्ट, हर एरिया एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप कभी भी किसी भी एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। अगर वहां पर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है तो हिस्ट्री का लिंक आपको इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके साथ देखने को मिलेगा, और आपको इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और उसका यह भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको में आप स्टडी, आपकी प्लानिंग करेंगे। प्रीलिम्स कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीसेट क्या होता है, जीएस का प्रीलिम्स क्या होता है, जीएस का मेंस क्या होता है, ऑप्शनल कैसे लेते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम, कंपलसरी एग्जाम कौन से होते हैं, और मेरिट कैसे बनती है, इन सब की एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और ये कोई हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अनअकैडमी के भी। मैं भी जल्दी ही बनाने वाला हूं कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पैटर्न को लेकर के, या यूपीएससी की वेबसाइट पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उस एग्जाम का पैटर्न आपको नहीं पता, तो बहुत मुश्किल होगी उस एग्जाम के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने में। तो सबसे दूसरा काम,
आपको ये करना है, जब आपने ठान लिया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो है वो होती है प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विदाउट ए प्लान इज ए ह्यूज मिस्टेक। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप बस हवा में तीर छोड़ रहे हैं। आप देखोगे, क्या आपने कभी ऐसी सोसाइटी, ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसकी कोई प्लानिंग, बिना मैपिंग करके, बिना नक्शा बनाए उसको बनाया गया हो? और अगर ऐसी देखी है तो वो एक स्लम के रूप में आपको जगह देखने को मिल जाएगी। जो स्लम्स होते हैं, जो झुग्गियां होती हैं, बस्तियां होती हैं, वो विदाउट प्लानिंग के बसाई जाती हैं। तो आप देखोगे उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टॉयलेट नहीं होता, क्लीन एयर के लिए जगह नहीं होती है ना, धूप आने के लिए जगह नहीं रहती, पीने का, ड्रिंकिंग वाटर का नहीं है, पानी का नहीं है, कुछ भी फैसिलिटीज सही से नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे एक प्लान्ड वे में बनाई गई सोसाइटी, एक शहर, एक सिटी, लाइक चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ को हम देखते हैं, तो प्लान्ड वे में बनाया तो हर चीज बड़ी ही सिस्टमेटिक तरीके से, सुव्यवस्थित जिसको बोलते हैं वो होता है। तो वहां पर रहना इजी हो जाता है और वहां पर लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी हो जाती है। सेम यही काम यूपीएससी में होता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का, तो आप बेटर तरीके से उस एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। अब प्रॉपर प्लान का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपको यह पता रहे कि आपको कब एग्जाम देना है, आपके पास टाइम कितना बचा है, उस टाइम में एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे, बुक लिस्ट क्या रहेगी, क्लासेस कौन सी रहेंगी, और उसके साथ साथ आप और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करेंगे या कौन सी डिबेट और कौन सी न्यूज आप सुनेंगे कि आपकी नॉलेज उस लेवल पर हो जाए, कहां पर आप टेस्ट देंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो है मैंने देखी है, क्योंकि हम दिल्ली में भी ऑफलाइन क्लासेस लेते थे। अभी तो फिलहाल कोरोना टाइम में सब ऑनलाइन ही हो गया है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स जो आते थे वो विदाउट प्लानिंग के स्टडी करते थे। बस वो जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं। हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं एक दिन में, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, उसका साइंस भी पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सब एक साथ पढ़ने में लगे हुए हैं। तो उसमें खिचड़ी पक जाती है और उस खिचड़ी में फिर बाद में पता चलता है कुछ भी याद नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए और हर किसी की एक अपनी इंडिविजुअल प्लानिंग होती है। यह ध्यान रखना है कि दूसरे की प्लानिंग फॉलो करोगे तो वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। हां, उसमें आप टीचर की हेल्प ले सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, उनका मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन आप किसी और की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, पास कर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लीजिए, अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसके फॉर्मेशन के टाइम हमने अदर वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से एक बेसिक आइडिया लिया, लेकिन हमने उनको एज इट इज यहां पर नहीं इंप्लीमेंट किया, सेम वैसे का वैसा भारत में नहीं लागू किया। हमने क्या किया, उन सभी चीजों को अपने इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। कुछ चीजें इंडियन जो कल्चर थी, इंडियन हिस्ट्री थी, उससे चीजों को लेकर के, इंडियन सोसाइटी को देखते हुए, इंडियन डाइवर्सिटी को देखते हुए उसमें हमने ऐड करके और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जैसे कि अगर हम संघवाद की बात करें, फेडरलिज्म की बात करें, तो अमेरिका और कनाडा का फेडरलिज्म देखोगे तो वहां पर हर स्टेट को ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस मिलता है। लेकिन इंडिया में अगर हमने फेडरलिज्म लिया कनाडा से, तो हमने हर स्टेट को इक्वल स्टेटस नहीं दिया, हमने एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, जिसको असममित संघवाद कहा जाता है, वो अपनाया। कुछ स्टेट्स जो कि पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड थे, उनके लिए हमने स्पेशल स्टेटस दिया आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग। पहले जम्मू कश्मीर को भी आर्टिकल 370 से हमने स्पेशल स्टेट का स्टेटस दे रखा था। तो ये प्रोसेस होती है, ये चीजें होती हैं। इसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनमें चेंज किया। आइडिया जरूर हमने दूसरों से लिया, लेकिन उसमें चेंज जो किया, इंप्लीमेंट जो किया, वो हमने हमारे अकॉर्डिंग किया, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक सक्सेसफुल है। और सेम आपको भी करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग, अपने
सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बनानी है। दूसरों को आइडिया लीजिए लेकिन कंप्लीटली वैसे का वैसा फॉलो नहीं करना है, ठीक है। कॉपी कैट जिसको बोलते हैं, उसमें चीजें यहां पर नहीं हो पाती है और मैक्सिमम यही करते हैं। सब देखते हैं कि अरे वाह वाह ये टॉपर बन गया, अब सुन लेते हैं इस टॉपर ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, अब तो मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। फिर 2-3 दिन के बाद किसी दूसरे टॉपर का इंटरव्यू आता है, फिर उसको देख करके फिर से मोटिवेटेड हो जाते हैं, अरे वाह इसने तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई। तो दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, फिर कहेंगे नहीं मैं अब इसकी अपनाऊंगा। फिर तीसरे का इंटरव्यू देखेंगे, चौथे का देखेंगे, पांचवे का देखेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार इसने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई, इसने ऐसी बनाई, इसने ऐसी बनाई। फिर कुछ समझदार लोग होंगे, वो उन सबको कॉमन मिला करके, खिचड़ी पका करके एक कॉमन स्ट्रेटेजी, बेस्ट वे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। एक प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। एक और जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट्स में मैंने देखी है कि वो फेस करते हैं, वो क्या होता है कि नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज पर द एग्जाम पैटर्न। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर आपको फुटबॉल खेलना है, जैसे ये प्लेयर है, इसको फुटबॉल खेलना, फुटबॉल मैच खेलना है, तो उस खेलने के लिए उसको पता है कि पास देना होगा, और जब अपोजिशन टीम है जब वो उसके ऊपर अटैक करेंगे तो उनके बीच से इसको पास करके फुटबॉल बीच से निकालना भी पड़ेगा। और वो करेक्ट अच्छे से पास कैसे करेगा, उनको डोज कैसे करेगा, उनसे निकलेगा कैसे, जब उसको प्रैक्टिस होगी, उसकी स्किल होगी, तो वो उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है यहां पर कि कैसे वो फुटबॉल को कंट्रोल करे। अब आपको भी सेम यही चीज करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखा कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं कर रहे। करंट की जो डिमांड है, जो इस समय जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, और उसमें जो क्वेश्चंस की डिमांड होती है, जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के बजाय लगे हुए हैं अपनी तरफ से कुछ भी लिखने में। कोई भी क्वेश्चन उठाया और उसमें कुछ भी लिखने में लग गए, मे भी हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट ही ना हो यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहले जानना है आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा करके, और ज्यादा पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं उठाना है। हर 3-4 साल में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं, उनको चेक करना है, उनको देखते रहना है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से चल रहा है और कैसे क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, आस्क किए जा रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर राइटिंग की ट्राई करने कोशिश करना है। और आंसर राइटिंग के लिए आपको किसी टीचर की गाइडेंस अगर मिल जाए प्रॉपर, या आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि वहां से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि आप अच्छे तरीके से आपने आंसर लिखा, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा कि नहीं लिखा। क्योंकि एक कॉमन, जब मैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में पढ़ाता हूं तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है, जैसे हम क्वेश्चंस देते हैं कुछ, अब वो क्वेश्चंस को जब आंसर लिख करके लेकर के आते हैं तो वो एकदम से वो यूनिवर्सिटी स्टाइल में आंसर लिख करके लेकर के आते हैं, भर देते हैं, फुल सब कुछ लिख देते हैं, सर पैर कहां पर है कुछ नहीं पता। उनको लगता है कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जिस तरीके से हमने सीट भरी और नंबर लिखा, उससे ही हमें मार्क्स मिल गए अच्छे से, तो ऐसे ही यूपीएससी में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में आपके पास वर्ड लिमिटेशन होती है ना। मान लीजिए 150 वर्ड की लिमिटेशन है, तो आपको उसी वर्ड लिमिटेशन के अंडर में ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 10-15 वर्ड अप एंड डाउन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 150 वर्ड का आंसर 250 वर्ड्स में लिख रहे हो या केवल 50 वर्ड्स में लिख रहे हो। तो ऐसे में हमेशा नंबर नहीं मिलेगा, कभी नहीं नंबर मिलेगा सिविल सर्विसेज में। आपको मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम, या मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम अपनी बात को कहने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो एक तरीका आपको आना चाहिए, वो एक युक्ति आपको आनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से होगी। तो जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग करो। अब मान लीजिए ये प्लेयर है, डिफेंडर है, और उसको बॉल को बचाना है, या ये स्ट्राइकर है, इसको बॉल को लेकर के जाना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेगा। गोलकीपर है, अगर कोई गोलकीपर होता है फुटबॉल में, तो वो किसकी प्रैक्टिस करेगा? उसको पता है कि उसका रोल क्या है, उसको गोल रोकना है, तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या हो गया कि गोल रोकना है। तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि गोल रोकने की ट्रिक्स क्या होंगी, कैसे तरीके होंगे, कैसे फिटनेस रखी जाए। वो कभी भी गोल स्कोर करने की प्रैक्टिस नहीं करेगा कि मैं यहीं से खड़ा होकर के जाऊंगा, भाग करके गोल स्कोर कर दूंगा। उसका पैटर्न क्या है कि उसको गोल सेव करना है। तो सेम चीज आपको भी अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक और बहुत मिस्टेक, ये मैं कहूंगा ये सबसे कॉमन मिस्टेक है,
और सबसे कॉमन मिस्टेक या कहें कि सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक है, सबसे ज्यादा किए जाने वाली समस्या, जो सबसे ज्यादा परेशान जिससे स्टूडेंट होते हैं वो यही है। अब वो करते क्या है भाई, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कोई एक लेवल का एग्जाम तो है नहीं, ना ही वो केवल प्रीलिम्स पर बेस है, ना ही वो केवल मेंस पर बेस है। यहां पर तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ कि पहले प्रीलिम्स को तैयारी कर लेते हैं फिर मेंस करेंगे, तो दोस्त ये ना हो पाएगा। तो ये मिस्टेक बहुत करते हैं स्टूडेंट कि डू नॉट नेग्लेक्ट मेंस, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रीलिम्स। ये एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति मैंने सभी स्टूडेंट्स में देखी है। वो सोचते, दिमाग लगाते यार पहले प्रीलिम्स पास करते फिर मेंस के लिए पढ़ लेंगे। अब कोई आपको ये बताए कि भाई प्रीलिम्स में जो सिलेबस है मेंस में भी तो सेम वही है। एग्जैक्टली जो चीज आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वही चीजें आपको मेंस में भी पढ़नी है, तो आप उनसे अलग कैसे करोगे? पंचायती राज आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, आपको मेंस में भी पढ़ना है, तो आप मेंस में क्या अलग से उसमें कुछ नए प्रोविजन थोड़ी डाल दोगे, प्रीलिम्स में कोई नए प्रोविजन थोड़ी डाल दोगे। वो केवल अप्रोच होती है, इट इज अप्रोच, है ना, नोट द सिलेबस। प्री और मेंस का सिलेबस नहीं, बल्कि आपको अप्रोच डिफाइन करनी होती है, अप्रोच चेंज करनी होती है। कि प्रीलिम्स की जो एमसीक्यू की अप्रोच है तो उसमें आपको एमसीक्यू वाली अप्रोच अपनानी होती है कि पॉइंटेड फॉर्म में चीजें याद करने की, मेन प्रोविजंस जो है उसको रिमेंबर करना हुआ। मेंस में आपको रिटर्न लिखना है तो आपको उसका मेन मुद्दे, इश्यूज, उससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। वो केवल अप्रोच का फर्क है, सिलेबस का नहीं है। हाँ, मेंस में क्या होता है कि कुछ एरिया एक्स्ट्रा होता है, जैसे एथिक्स है वो प्रीलिम्स में नहीं आता, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, ये एरिया जो है वो मेंस में नहीं आते, वो सॉरी प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ऐसे है वो भी प्रीलिम्स में नहीं आते। उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के टाइम जब एग्जाम का 2 या 3 महीना बचा हो तो उस एरिया को हम थोड़े टाइम के लिए साइड में रख सकते हैं, नहीं पढ़ करके उनको थोड़ा आगे के लिए छोड़ सकते हैं, और उन 2 महीने में हम केवल वो सिलेबस पढ़ सकते हैं जो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में। ये स्ट्रेटेजी होते हैं, ये प्रिपरेशन का तरीका होता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं मेंस को। अब ऐसे में प्री क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए आपने, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं प्रीलिम्स, फिर उसके बाद विद इन 3 और 4 मंथ आ जाता है मेंस, और मेंस में आपको 9 एग्जाम लिखने हैं, इतने सारे 9 एग्जाम्स लिखने हैं, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखने हैं, डीप नॉलेज के साथ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। अब 3-4 महीने में हवाइयां उड़ जाती हैं, फिर सब घबराए फिरेंगे। पहले तो रिजल्ट का वेट करेंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 या 3 महीने ही बचते हैं मेंस में, फिर उसके बाद करेंगे कि अब मेंस की तैयारी करते हैं, अब कोचिंग कर लेते हैं सर, मेंस की तैयारी करते हैं सर, ऐसा कोई उपाय बताए। घबराते आएंगे हमारे पास, जब फोन करेंगे सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया सर, 2 महीने बचे हैं सर, कैसे मेंस तैयारी करें सर, हाउ टू क्रैक मेंस इन 2 मंथ, प्लीज गिव सम ट्रिक, कुछ आइडिया दो, कुछ ट्रिक दो, कुछ ऐसा जादू का एक मतलब ऐसा वो दे दो, कोई मंत्र दे दो कि जादू से सब कुछ हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है कि विद इन 2 मंथ आप जाओ और मेंस क्वालिफाई कर लो और आपने पहले पढ़ा नहीं है। आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। जब आप स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उस समय प्री और मेंस दोनों को एक साथ इक्वली वेटेज देना है, एक साथ पढ़ना है, दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अलग से केवल प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ा और आपने प्री क्वालिफाई भी कर दिया, तो दोस्त प्री तो केवल क्वालिफाइंग है, मार्क्स जो है, नंबर जो है, रैंक जो है, वो तो आपके मेंस के नंबर पर डिपेंड करेगा। और मेंस में ही टाइम फिस हो गई, मेंस में ही नंबर नहीं आया तो आप क्या करोगे? और 3 महीने में मेंस की प्रिपरेशन तो होगी नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो इतना इंटेलिजेंट हो, एलियन हो, सुपरमैन हो, कि भाई आए चाचा चौधरी की तरह, उनका जिसका माइंड जो है कंप्यूटर से भी फास्ट चलता हो और वो आकर के सब कुछ कर दे। ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आपको पहले ही प्री और मेंस दोनों में बैलेंस बना करके चलना है, एक साथ उसको पढ़ना है। हाँ, जब प्रीलिम्स आए, प्रीलिम्स का एग्जाम आए, तो उसके 2 मंथ पहले, 2 महीने पहले आप जो मेंस का वो एरिया जो प्रीलिम्स में नहीं आता, जो कॉमन एरिया नहीं है, उस एरिया को थोड़े टाइम के लिए, 1 या 2 महीने के लिए उसको होल्ड पर रख सकते हैं। बस ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है।
सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनमें यही डिफरेंस है। और ऐसे में आपके कई बार, कई साल, कई सारे टेन्योर जो है, ईयर्स जो है वो बर्बाद होते चले जाते हैं। तो वो गलती मत करना, ऐसे में समय वेस्ट होगा। तो हमेशा एक साथ स्टार्ट करना। कभी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो या क्लासेस के साथ कर रहे हो, तो आप प्री मेंस दोनों को एक साथ लेकर के आपको चलनी है। एक और जो लास्ट मिस्टेक जिसको मैं कह सकता हूं कि नोट टेकिंग मॉक टेस्ट एंड नोट एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। जैसे किसी भी चीज के बारे में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन बेटर चल रही है। कोई डॉक्टर या कोई जो एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो कैसे अपने आप को ये बताएगा कि मैं बॉडी से फिजिकली बहुत फिट हूं, मेंटली बहुत फिट हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चेकअप करवाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाएंगे, टेस्ट कराएंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, है ना? उससे उनको पता चलेगा कि वो कैसे हैं, किस लेवल पर है, फिट है कि नहीं है, कौन कौन सी उनको डिजीज है, क्या बीमारी है, किन चीजों की कमी है। सेम यही चीज एग्जाम में भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने देखा कि डायरेक्ट बस पढ़ते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। लेकिन केवल एग्जाम देने भर जाने से आपका एग्जाम थोड़ी क्लियर हो जाएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको कम से कम, अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले कम से कम डेली बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहिए प्रीलिम्स का। जब आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम आपको उससे 1 साल पहले से आपको डेली कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन आंसर रिटर्न में लिखने की हैबिट होनी चाहिए। आपको मॉक टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए ताकि आप फैमिलियर हो जाएं उन चीजों के साथ, एग्जाम के पैटर्न के साथ, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस तरीके का माहौल मिलेगा, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उस सब चीजों को लेकर के आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। कभी भी एग्जाम दे तो उससे पहले टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ये मस्ट है। आप बाकी चीजें हो सकता है कि सेल्फ पढ़ना चाहें, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए मैं हमेशा कहूंगा कि आपको हमेशा क्लासेस जरूर प्रीफर करनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। चाहे जहां पर भी आपको लगता हो, जो भी अच्छी क्लासेस लगती हो उनके पास जरूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, ये गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अगर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी हो जाएगी, रिजल्ट आने का चांस रहेगा। और अगर इसमें आप अनअकैडमी का हेल्प लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अनअकैडमी पर भी जीएस ऑप्शनल और जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों तरीके के कोर्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी टाइम पीरियड का, आप जितनी भी ड्यूरेशन का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर से कम कोर्स ज्वाइन नहीं करना। हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप 3 ईयर के कोर्स के लिए जा सकते हैं, 3 साल का कोर्स ले सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में और उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, यूपीएससी, सीएससी, जीएस, तो वहां से आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी तरफ से आपको एक हेल्प हो जाएगी। अब एज ए टीचर ये मैं आपके लिए कर सकता हूं कि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूं। यूपीएससी, सीएससी का सबसे मेन और मेजर जो पॉइंट होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए, वो कि अगर उनको कोई पर्सनली गाइडेंस कहीं से मिल जाए, कोई ऐसा कोच मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए जो उनको पर्सनली गाइड कर सके, तो ऐसे में उनका रास्ता, उनके वे जो है वो बड़ा इजी हो जाता है और उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे एग्जाम क्वालिफाई करना। तो ऐसे में अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए और आपको फीस में डिस्काउंट चाहिए 10%, तो आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं, LYLIVE। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके बिल्कुल नीचे यहां पर रेफरल कोड अप्लाई करने का एक ऑप्शन आता है, वहां पर आप ये अप्लाई कर देना और आपको 10% का फिर डिस्काउंट हो जाएगा। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोई भी कोर्स लोगे सब में 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। फिर आप चाहे आइकॉनिक लो या प्लस लो, ऑप्शनल का कोर्स लो या कॉम्बो कोर्स लो, जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे रेफरल कोड में LYLIVE इसको अप्लाई करना। ये मेरे कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर, मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, इसमें मैंने पॉलिटी कंप्लीट मैं करवाता हूं डेली। मॉर्निंग में 7 AM पर क्लास होती है, वो फ्री होती हैं। बेसिक टू एडवांस पॉलिटी मैं करवा रहा हूं, उसमें फ्री एक्सेस के लिए आपको ये रेफरल कोड लगाना पड़ेगा LYLIVE। ये अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको फ्री में क्लासेस मिल जाएंगी, जो फ्री क्लासेस हैं वो। और जो पेड स्ट्रक्चर्ड वाला कोर्स है, जो बेसिक से एडवांस कंप्लीट सभी टीचर की क्लासेस होती है जिसमें,
उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अमाउंट पे करनी पड़ेगी, उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। अब बात कर मेरी पर्सनल गाइडेंस की, तो अगर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, मेरे से बात करनी है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, मेरी मैनेजर की डिटेल्स भी अवेलेबल है, तो वहां से आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सारी की सारी पीडीएफ यहां पर अवेलेबल है। जो फ्री पीडीएफ है फ्री क्लासेस की, आपको यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, एम लक्ष्मीकांत, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और भी बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी की मिलेंगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन सब की पीडीएफ आपको इधर मिल जाएगी। तो LY लाइव रेफरल कोड फॉर डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस, LYLIVE, इसे आपको अप्लाई करना है और मोटिवेटेड रहना है। ऐसी गलतियां नहीं करना जो हर स्टूडेंट करता है, इन मिस्टेक से, इन गलतियों से बचना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो आपसे जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेष, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।